जी सेल्स टैक्स के पास पेपर्स। क्वेश्चन 70 का 2, एक्स्ट्रा टैक्स एंड कैपेसिटी टैक्स। पेज नंबर ज़रा ढूंढ दें। एक्स्ट्रा टैक्स एंड कैपेसिटी टैक्स। एक्स्ट्रा का पेज नंबर बता दें। पेज नंबर 466 और कैपेसिटी का पेज 467। मिल गए? कितने नंबर के? 5 नंबर के। 3 नंबर का कौन सा होगा? 1-2 नंबर का कौन सा होगा? एक्स्ट्रा किधर था? एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा, हाँ बस तो दो दो 2.5 नंबर के दोनों होंगे, एक ही जैसी बातें हैं, 2-2 लाइनें हैं। अच्छा आगे ब्रीफली, अच्छा हम न्यूमेरिकल भी करेंगे डिस्कस। ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स पेज नंबर 468। नंबर बहुत कम है, 3 नंबर नहीं 4 नंबर, 5-6 नंबर का तो होना चाहिए कम से कम। अच्छा क्वेश्चन 64। अबू बकर आवाज़ सही आ रही है? द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्टेड या एडिशनल अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्टेड। एक्सेस या एडिशनल। पेज 467 एक्सेस। पेज खोला करो जब मैं खोलूँ पेज। एक्सेस यार इसका एक अजीब इसने नाम रख दिया एडिशनल टैक्स, कोई तुक नहीं बनती थी इसकी। एडिशनल जो नाम लॉ में यूज हुए हैं वही होने चाहिए वैसे। ओके हाउ टू डील विद चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वही जो भी देखा था। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द, ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ना, टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग। वही जो 3 किस्म की एक्सपोर्ट की हैं लेकिन एक्सपोर्ट करके वापस मंगवाने के नहीं आता है। पेज नंबर 468 में पॉइंट 1, 2 और 3 ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट के बावजूद भी एक्सपोर्ट नहीं है। अच्छा चैप्टर 13 that is done, no need. Chapter 19 होमवर्क में कौन सा सवाल दिया था? 27 निकालें जी। Amar Ghazi has been working as director of production in Delta Pakistan Limited for last 3 years. He received following monthly फायदे during the year ended 30 जून 2008। बेसिक सैलरी आ रही है, हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, मेडिकल अलाउंस को मिला के देखेंगे फैसिलिटी के साथ। और इसमें वो पांच सिनेरियोज को रट्टा ना मारें, लॉजिक पे रहें। अगर फैसिलिटी एज पर टर्म्स हुई तो वो माफ़ हो जाएगी, अगर वो माफ़ हो गई तो फिर दूसरी मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर वॉज 50,000। इसका ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं दिया हुआ उसने हमें, यानी इलाज कितने का करवाया। लेकिन अब क्या करें, इसको फिर हम एज्यूम करेंगे एज पर टर्म्स। तो इसको एज्यूम करेंगे एज पर टर्म्स, पेपर में छोटा सा लिखेंगे एज्यूमिंग एज पर टर्म्स। इसे माफ़ कर देंगे पूरा क्योंकि ये एज पर टर्म्स है, और 70,000 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, बस। इसे माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि एक चीज़ माफ़ होगी ना, फिर दूसरी माफ़ नहीं करेंगे। इज इट सो? रिटर्न एयर टिकट फॉर दुबई, बस इनकम में डाल दें चुप करके 1,80,000। 5 मिलियन का लोन दिया उसे 1 अगस्त 2007 को। जी बता दें जी, लोन
1 मिलियन से ज़्यादा है या कम है? 1 मिलियन से ज़्यादा है। अगर लोन 10 लाख से कम हो, 10 लाख ही है ना उधर, अगर 10 लाख से कम होता लोन तो ऐसी सूरत में आपने सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना था, लेकिन अभी तो 10 लाख से कहीं ज़्यादा है, 50 लाख लोन है, तो 5 मिलियन इंटू 6% नहीं, इंटू 4% बचत सैलरी में ऐड करनी है, इंटू अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने हो गए, जनवरी से जून 6 महीने। ये जो लाइन है ना 27 का 4 और 25 के 5, 25 का 6, 27 का 4 पढ़ें, पढ़ लिया? पढ़ लिया 27 का 4, 25 का 6 पढ़ें, 25 का 6 पढ़ें, तेईस का 5 पढ़ें, नीचे वाला, विद होल्डिंग टैक्स। ये ना देखा करेंगे एक ही एडजस्टमेंट है, किस किस अंग्रेजी से पेपर में आ रही है। विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी अमाउंटेड टू 110, उसकी सैलरी से टैक्स कटाए, बस आपने न्यूमेरिकल के एंड पे इसको माइनस कर देना है। इतना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है, बस बस एंड पे माइनस करना है आपने। पे 394 पे हूं मैं, पे 396 अगेन सेम इंग्लिश। अमाउंट ऑफ टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम सैलरी 20 लाख, बस एंड पे आपने लेस कर देना है, लिख लें एंड पे लेस, बस पे 396। withholding tax was deducted from salary and was reimbursed to him, उसकी सैलरी पे टैक्स कटा और उसको फिर ये वापस भी मिल गया। तो इसका मतलब है कि ये तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक बेनिफिट दे दिया है, तो एंड पे तो लेस होगा ही होगा, एक और काम भी होगा। ये तो एक बेनिफिट है एम्प्लॉयर ने, स्टेप 3 नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन 3 स्टेप वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अमाउंट हमें गिवन है। 3 स्टेप वर्किंग करनी पड़ती थी ना जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटता था। मैं वो भी जरा आपको बता देता हूं जहां 3 स्टेप वर्किंग हुई भी है। मिसिज असलम वाला सवाल, देखें इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इनकम टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो इस सवाल में जब आप देखेंगे तो 3 स्टेप वर्किंग हुई होगी, क्यों? इसका टैक्स एम्प्लॉयर ने देना है, भाई कितना देना है? 10 रुपए देना है, 20 रुपए देना है, 100 रुपए देना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके निकालना पड़ेगा, और जो अमाउंट आएगी उसको ऐड भी करना पड़ेगा और लेस भी करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो सवाल है हमारा, इसमें 3 स्टेप वर्किंग क्यों करें हम? ये मेरे ख्याल से तो अगर आप सैलरी का चैप्टर निकालें तो ये जो होमवर्क वाला सवाल आपको दिया था ये तो कोई इस टाइप वाला है। एक तो हमने पेज 88 पे पढ़ा था ना 3 स्टेप वर्किंग, ये 3 स्टेप वर्किंग पढ़ी थी। एक इसमें सवाल मैंने इस तरह का भी करवाया था, क्वेश्चन 3 कि टैक्स ऑफ 500 विल बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, बस 500 हमने ऐड किया था और एंड पे टैक्स कैलकुलेट करते हुए इसको क्या कर दिया था, लेस भी कर दिया था। ये एड लेस कहां होता है? ये एड लेस टैक्स में नहीं होता, एड इनकम फ्रॉम सैलरी में होता है और लेस एंड पे होता है। ये एड लेस कहां होता है? ये जो एम्प्लॉयर टैक्स काटते हैं, ये याद रखिएगा, ये जो एम्प्लॉयर टैक्स काटते हैं ना, ये अगर न्यूमेरिकल का मैं फॉर्मेट बताऊं तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होता है और फिर एंड पे जाके टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर लेस हो जाता है। डन? तो so there are 3 type of adjustments which you can watch in exams। एक तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा,
27। क्वेश्चन 27, एडजस्टमेंट नंबर 4। इसमें तो आपने क्या करना है, 1 to 4 एड इन सैलरी, क्योंकि ये बेनिफिट है, और एंड पर क्या कर दें, माइनस कर दें। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर इससे पिछले सफ़े वाला मैंने दिखाया है, कौन सा 25 दिखाया अभी, असलम वाला नहीं, क्वेश्चन 25 की कौन सी एडजस्टमेंट, 25 की एडजस्टमेंट नंबर 6, उसमें सिर्फ कितनी अमाउंट है, 2 मिलियन। उसको सिर्फ एंड पे क्या किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि इट इज विद हेल्ड एंड उसको भी वापस कर दिया गया। विद हेल्ड का मतलब है काट के हुकूमत के खजाने में जमा करा दिया गया। इधर क्या लिखा हुआ है इस सवाल में, कटा भी और उससे बाद में तोहफे में वापस भी कर दिया। और वो जो क्वेश्चन नंबर 17 है मिसेस असलम वाला, उस सवाल के अंदर स्टेप 3 करेंगे, यानी स्टेप 1 2 3, और फिर जो जवाब आएगा उसे ऐड भी करेंगे सैलरी में, क्योंकि इतना टैक्स हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है, तो इसे क्या करेंगे साथ लेस पे एंड पे लेस भी करेंगे। नोट करो 1 to 4 सर यही किया था आप लोगों ने, या एंड रीइंबर्स वाला लफ्ज नहीं समझ आया था, एंड रीइंबर्स वाला लफ्ज ज़हन से निकल गया होगा या पढ़ा नहीं होगा, एंड पे लेस कर दिया था, तो आधे मार्क्स तो पेपर में मिल जाएंगे फिर आपको, उस एडजस्टमेंट के मिल जाएंगे जितना आपको समझ आ गया। न्यूमेरिकल्स में ना कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट आया करेगी जो अधूरी भी मार्क्स दे जाया करेगी, और जो बिल्कुल समझ नहीं आया करेगी उसे डैश डाल के लिख के आया करेंगे हम, ताकि हो सकता है उसे इग्नोर करना हो तो उस बात के मार्क्स मिल जाए। ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही इस बात की, अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम गलत है, टैक्स गलत है, टैक्स क्रेडिट गलत है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टके का नंबर नहीं कट सकता आपका। आपने पूरे न्यूमेरिकल में सिर्फ एक गलती की कि बेसिक सैलरी को 11 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसकी वजह से सारी फिगर्स न्यूमेरिकल की आपकी हिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आपके 19 में से कितने, 19 नहीं 16 में से आपके 15.5 मार्क्स आ जाएंगे बस, आगे गलती कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होती। ये होगी थी एम्प्लॉय शेयर स्कीम या कोई मसला आया था, पक्की बात बताएं हुई थी या नहीं हुई थी, फिर आगे चलते हैं। किया था ये सवाल, हल्के फुल्के डिस्कस कर लें, ठीक है, ठीक है रखो यार, सब कुछ करा लो। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू अहमद गाजी ऑन यकम जनवरी 2006। तो अलॉटेड ऑन यकम जनवरी 2006, मिले कब, मिले कब, बहुत पुरानी बात है, मुझे मिले हैं यकम जनवरी 2006 को। अकॉर्डिंग टू द स्कीम, अभी तक मेरे जहन में है कि पता नहीं परचेज कितने के मैंने किए हैं, परचेज की कॉस्ट नहीं दी, एट रुपीज़ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो मेरे ख्याल से शायद अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट हो, अगर आगे मैं देखता हूँ, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो शायद अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हों। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स अप टू 31 दिसंबर 6। ये 31 दिसंबर 6 भी अल्लाह का शुक्र है हमारे साल का नहीं है, 31 दिसंबर 6 तक आप इनको बेच नहीं सकते। ऑन यकम अप्रैल 8 ही सोल्ड, फुल स्टॉप कहाँ से आ गया, ऑन यकम अप्रैल 8 ही सोल्ड 6,000 शेयर्स ऑफ DPL एट ₹33 पर शेयर, द फेस वैल्यू इज 10। वो फेस वैल्यू को इग्नोर करना होता है पेपर में, फेस वैल्यू होती है शेयर के मुंह के ऊपर जो प्राइस कीमत लिखी हुई है। ये जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा शेयर इशू होते हैं ना तब कोई रेलिवेंट होती है, ये आपके लिए रेलिवेंट होगी। आपने ये देखना है कि एम्प्लॉई ने जेब से कितने पैसे दिए। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट्स फॉर एज फॉलोज। मोहतरम लिखें, कॉस्ट ऑफ शेयर इज मिसिंग, इट मीन्स द वर्ड अलॉटेड मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ शेयर इज मिसिंग, it means the word allotted means free of cost. जी मोहतरम बताएं जी क्या करूं। यार मैंने कहा था डेट्स लिखा करें और लिखा करें क्या हुआ। यकम जनवरी X6 received shares
विद रिस्ट्रिक्शन, तो वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें, तो कुछ भी ना करें इस दिन। आगे चलें, ये पेपर में मैं वर्किंग करूंगा इसे मिसाल के तौर पे। और आगे तारीख बताएं, 31 दिसंबर 6, रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, फेयर मार्केट वैल्यू ये वाली लूंगा ना, 10,000 इंटू 23, ऐसे ही है ना, ₹10,000 लेस कॉस्ट ऑफ शेयर एंड कॉस्ट ऑफ राइट। हमारे न्यूमेरिकल की सैलरी में डालेंगे या 31/12/6 यानी टैक्स 2007 की सैलरी में डालेंगे, डल गया होगा बस खत्म, इस अमाउंट को इग्नोर करना था जी। आगे बोलें क्या हुआ, 1 अप्रैल 2008 व्हाट हैपेंड, सोल्ड 6,000 शेयर्स, सोल्ड 6,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स आपने बेच दिए। अगर आपने 6,000 शेयर्स मोहतरम बेच दिए हैं तो क्या होगा, कंसिडरेशन लेस वेयर ए इज द कॉस्ट ऑफ शेयर, बी इज द कॉस्ट ऑफ नहीं, ए इज द कॉस्ट ऑफ शेयर, बी इज द कॉस्ट ऑफ राइट एंड सी इज इनकम फ्रॉम सैलरी। जी शेयर कितने के बेचे आपने, 33 के, किधर आ रही है प्राइस, ये कितने बेचे, 6,000, कितने रुपए के, 190, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी 230, अगर एक्सेलेंट, अगर 10,000 शेयर्स की है तो मुझे कितनों की चाहिए, सिर्फ इनकम फ्रॉम यार समझ आई है या सिर्फ नोट कर रहे हो, समझ आ गई है ना, क्योंकि जिस दिन मिले थे उस दिन रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, कुछ नहीं करना, फिर जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी तब सैलरी में डाल दो, लेकिन सैलरी में हमारे न्यूमेरिकल में नहीं डालेंगे, सैलरी में तब डालेंगे जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई होगी, तो वो इसलिए फिर पीछे का रहेगा। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हमारे साल में आया, अब देखना है प्राइवेट कंपनी की है या पब्लिक के हैं, ये अगला सवाल है, गेन तो निकाल के रख लिया ना, अब देखना है प्राइवेट कंपनी के हैं या पब्लिक के हैं, तो किसके हैं बोलें, प्राइवेट के हैं, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड का मतलब कुछ नहीं होता, लिमिटेड तो प्राइवेट भी होती हैं पब्लिक भी होती हैं, डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड, बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक इज़ अ प्राइवेट। क्या ये कंपनी के शेयर हुकूमत ने खरीदे हुए 50 से उससे ऊपर, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खरीदे हुए 50 से उससे ऊपर, क्या ऐसी किसी कंपनी ने खरीदे हुए जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हो, क्या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ इज़ अ, तो इसके गेन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, होल्डिंग पीरियड कब से गिना, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से या शेयर रिसीव होने से, एक्सेलेंट, शेयर रिसीव होने से, तो होल्डिंग पीरियड तो अच्छा खासा है, तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई कर दें, 40, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा होगा, एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो मार्क्स आर वेरी इजी इन पेपर, टू गेट मार्क्स इज वेरी इजी, एडजस्टमेंट्स बस रिवीजन हुई हो बंदे की, बस ये छोटा बड़ा मसला डालता है, जैसे इस वाले दे सफा, तो ना देखा करें व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ शेयर, उसके साथ लिखा होगा ही बॉट एट रुपीज़ इतने, ही पेड रुपीज़ इतने, द कॉस्ट पेड वॉज इतने, इस तरह का कोई पूरे सवाल में नहीं है, अलॉटेड मीन्स फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन 30 अक्टूबर 2007 हमारे साल में, ओ यार घर किराए पे दे दिए, फारक करें, फेयर मार्केट रेंट लेंगे या एक्चुअल,
वह गलती ये होनी थी कि महीनों से मल्टीप्लाई करना भूल सकते थे, और तो कुछ भी नहीं था। रिपेयर अलाउंस माइनस कर देंगे। ही इज़ अ पार्ट टाइम सिंगर एंड अर्न 2,25,000 बिलोइंग अ प्राइवेट टीवी चैनल टू यूज सॉन्ग इन अ टीवी ड्रामा। तो इसको अदर सोर्स में भी डाल सकते हैं, बिजनेस में भी डाल सकते हैं। एक दफ़ा पार्ट टाइम सिंगर को हमने बिजनेस में डाला था, क्वेश्चन 19 था मेरे ख्याल से, वो इसलिए इसे डाला था कि डेप्रिसिएशन वगैरह और काफ़ी डाटा दिया हुआ था, तो इसलिए उसको हमने डाल दिया था बिजनेस में। ठीक है, इसको अदर सोर्स में डाल दें, बिजनेस में डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, कोई मार्क्स कटने का इसमें खतरा नहीं है। और इस पर तो क्या माफ़ होना है, टैक्स क्रेडिट होना। क्वेश्चन 28, Salim is a resident taxpayer and runs a fitness center in DHA Karachi. He files his return of income tax regularly. Following income pertains to business for tax year 2021. Accounting profit is 2162,500. टू वन 2163 कर दूं, राउंड करके। Admin expenses include annual rent of premises using for fitness center amounting to 1560. Withholding tax of 1,44,000 was deducted from rent payment, was not deposited in government treasury. जनरल एंट्री बताएं। सर आसिफ कहते हैं जी मेरी महीने की तनख्वाह 2 लाख रुपए और कॉलेज वाले 18,000 इस पर टैक्स काटेंगे। कॉलेज का अकाउंटेंट क्या एंट्री करे? कॉलेज का अकाउंटेंट क्या एंट्री करे? मुझे आपने बताना है एडमिन एक्सपेंसेस में कितना जाएगा, बस मुझे ये बताना है, क्योंकि जो जाएगा वही उल्टेगा। यार एंट्री बनाएं भाई, इतने बड़े हो गए हैं यार, खुदा के लिए एंट्री बना दें। 2 लाख माइनस 18, 182 कहीं जाना है, कहीं 2 लाख जाना है, कहीं 18 जाना है, बना दें। चलिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, पेबल टू FBR कर दें, या हो सकता है पे भी हो गया हो, कोई मसला नहीं। 18,000 पेबल टू FBR, कैश 2 लाख कैसे यार, हद होगी यार। तो फिर 2 लाख अगर सरासी को दे देना तो फिर 2,18,000 होने, कैसी बातें कर रहे हो? 1,82,000 सरासी को मिलेगा, तो खर्चों में कितना जाएगा? याद रखिएगा जब भी किसी पेमेंट पे टैक्स कटता है ना, तो वो पूरी अमाउंट खर्चे में जाती है। पेमेंट में फिर सरासिफ को 180 की 2 की पेमेंट हो जाती है, और FBR को कितना चला जाता है? 18 का। ये बात कुछ समझ आई है? अकाउंटेंट खर्चे में कितना डालता है? यार कॉलेज वालों को तो 2 लाख खर्चा है ना, आगे उसमें से इतना आसिफ को दे दिया, इतना जो है वो FBR को दे दिया हमारी बला से। माय क्वेश्चन इज कॉलेज वालों को कितने पैसे डूबे? 2 लाख, बस खत्म। तो कॉलेज वालों ने खर्चे में भी कितना डाला होगा? 2 लाख। अब अगर पेपर में सवाल आ जाए एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड 2 लाख ऑन विच टैक्स ऑफ 18,000 वाज नॉट डिडक्टेड, अब मैं क्या करूं पेपर में? मैं सोचूंगा कि खर्चे में क्या गया होगा। सोचे सर आसिफ सैलरी इज 2 लाख ऑन विच 18,000 टैक्सेस नॉट डिडक्टेड। अब मैं क्या करूं? बस 2 लाख उल्टा दूं चुप करके, 18,000 मुझे परेशान करने के लिए दिया, सिर्फ पागल करने के लिए दिया। तो ये कुछ इस तरह की बात थी। बताएं अकाउंटेंट खर्चे में कितना डालता है? पूरी तनख्वाह या जो कट कटा के बची? कॉलेज का तो पूरा 2 लाख डूबा ना, उसने वही खर्चे में डालना है। खर्चों में ग्रॉस तनख्वाह जाती है टैक्स कटने के बाद। खर्चों में पूरी तनख्वाह जाती है या टैक्स कटने के बाद, बस ये याद रखना है आपने। और सर आसिफ को पूरी मिलती है या टैक्स कटने के बाद?
18,000 का मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल में हमने कुछ नहीं करना होगा, पूरा 2 लाख का खर्चा उल्टाना है। आपको पता है ना, मैंने अक्सर कहा है जो इंक्लूड है उससे उल्टा दें, तो इंक्लूड वाले को उल्टाना है बस। अब न्यूमेरिकल में हम 2 लाख को ढूंढेंगे बस। पढ़े जी, एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड एनुअल रेंट ऑफ 1560, रेंट एक्सपेंस डेबिट कितना जो खर्चों में पड़ा हुआ है 1560, इस पे टैक्स था 144 का, वो पेएबल ही है अभी तक, एफबीआर को हम दे ही नहीं रहे, बाकी फिर उसको दे दिया होगा। तो कैश कुछ की फिगर मेरे ख्याल से निकाल के पेपर में टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। आप बता दें 144 को लें, 1560 को लें, कोई नेट नोट करके सोचें, या जो खर्चों में पड़ा है बस उससे निकाल दें। खर्चों में हमेशा फुल तनख्वाह पड़ी होगी या फुल किराया पड़ा होगा, तो ये 144 इस अटेम्प्ट में इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अच्छा, ये इसमें जुर्म क्या है? एक जुर्म हो सकता था तनख्वाह पे टैक्स ना काटना, और दूसरा जुर्म हो सकता था तनख्वाह या रेंट है उस पर टैक्स ना काटना, और दूसरा जुर्म हो सकता था काट लेना लेकिन काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना करवाना। इसने मेरे ख्याल से टैक्स काट लिया है लेकिन गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं करवाया। तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 132 पर कि एनी एक्सपेंडिचर फॉर विच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, however deduction will be allowed if the person has deducted and paid the tax as per law. So he has not deducted the tax. सैलरी पे, रेंट पे, कमीशन पे, किसी को इंटरेस्ट पे करते हुए, किसी को भी पैसे देते हुए आपको चाहिए कि आप टैक्स काटें, नहीं काटा तो सजा क्या मिलेगी? डिसअलाउ हो जाए। जी आपका सवाल। कितना? 156। अब मैं अंग्रेजी में लिख रहा आगे। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल used for pick and drop of employees of fitness center was disposed of for 35 लाख। The vehicle was purchased for 45 लाख। वैसे 25 लाख से ऊपर की गाड़ी आप खरीद नहीं सकते, तो नो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन was provided during the year 2021 and accounting gain of 12,500 has been recorded in profit or loss। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी प्लाइंग फॉर हायर लूँ या मैं नॉट प्लाइंग फॉर हायर लूँ? प्लाइंग फॉर हायर पता क्या होती है? प्लाइंग फॉर हायर का उर्दू में मतलब सवारियों को बिठा के किराया लिया जाएगा। अब ज़रा पढ़ें इस गाड़ी का मकसद क्या है। एम्प्लॉयज़ को बस पिक एंड ड्रॉप देनी है। आपने अक्सर देखा होगा बसेस सड़क पे या गाड़ियाँ सड़क पे चल रही होती हैं, एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप देती हैं, वैगनें होती हैं अक्सर। तो ये तो फिर प्लाइंग फॉर हायर की कैटेगरी में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सवारियों से किराया नहीं लिया जा रहा ना, मुफ्त में फैसिलिटी दे रहे हैं। तो फिर ये वो प्लाइंग फॉर हायर टाइप चीज़ नहीं है। तो फिर इसकी कॉस्ट को भी 25 लाख पे क्या करना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी कॉस्ट को 25 लाख पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब आप मुझे बता दें, अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल वॉज यूज फॉर पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज डेट वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर 35 लाख एंड द व्हीकल वॉज परचेज फॉर 45 लाख इन टैक्स ईयर 2020। और हम किस साल में हैं? 21 में खड़े हैं। सबसे पहले मुझे बता दें इसकी कॉस्ट कितनी थी? 25 लाख या 4,000 ले लूं? वेयर अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कॉस्ट एक्सीड, कॉस्ट कितनी है? लेकिन मैंने गाड़ी की कॉस्ट काट के कितनी लेनी है? किस साल खरीदी है? 2020 में। तो सबसे पहले डेप्रिशिएट कब करूंगा? बोलें 30/20। आपको पता है 1 जुलाई 20 के बाद जो खरीदने हैं वो नया पाकिस्तान है, तो ये तो पुराना पाकिस्तान है। ये तो 30/20 को डेप्रिशिएट करना है, 1 जुलाई 20 के बाद वाला नया पाकिस्तान है। तो ये पुराने पाकिस्तान में खरीदी हुई है, तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। जी
टाइम लगवा रहे हैं आप लोगों ने, 2:30 बजे खत्म करना है। 21-25। अगर आप व्हीकल खरीदें 1 जुलाई 20 से पहले तो 2 रूल सुन लें। खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना, बेचने के साल में डेप्रिशिएट ही नहीं करना टैक्स वालों की नजर में। ये क्या आ गई, WDV। टैक्स वालों का गेन लॉस, A इंटू बी ओवर सी लेस टैक्स वालों की WDV। ऊपर है नीचे, where A is the amount received on disposal of vehicle, B is 25 लाख and C is the actual cost। वो जो 4 एक्सेप्शंस थी ये वो वाली है जी। A is the, B is the, C is the। इसकी लॉजिक बताई थी कि 4500 वाली चीज 3500 की बिकी है, तो बताओ 2500 वाली कितने की बिकती। वन 80 नहीं, 0.5 कैसे, 4 में से 5 माइनस होगा, 181। ये टैक्स वालों का क्या आ गया, लॉस। ओके अच्छा जी, अब यार आपने 2 काम करने हैं। टैक्स वालों की डिप्रेशन बताएं कितनी है, 0 0 0, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये मोहतरम पिछले साल की डेप्रिसिएशन है, खुदा के लिए मुझे मत बुलवाओ, ये पिछले साल की डिप्रेशन है ना, मैं तो आपसे इस साल की डिप्रेशन पूछ रहा हूँ। तो नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो फिर टैक्स वालों की कितनी डिप्रेशन माइनस करूं। अच्छा, टैक्स वालों का लॉस कितना रिकॉर्ड करूं, टैक्स वालों का लॉस कितना रिकॉर्ड करूं, 181। लॉस कैसे रिकॉर्ड हो सकता है, अच्छा अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाना है, वो जरा मुझे सवाल में से ढूंढ लेने दें। अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाना है। नो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वाज रिकॉर्डेड, चल तेरी मेहरबानी यार। हाउएवर अकाउंटिंग का गेन रिकॉर्ड हुआ हुआ है 12500 को, जो P&L में इंक्लूड हुआ हुआ है, तो अकाउंटिंग वालों का गेन क्या कर दें, लेस कर दें। कितना, 13। 12.5 को राउंड करके आपने मुझे 13 लिखवा दिया। ठीक है जी, गुड जी। वर्किंग 1 भी होगी, 2 भी होगी, हमारी 3 भी होगी। चलें आगे। On 1 जुलाई 2020 हमारे साल के पहले दिन अ कार वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज। भाई जी इसकी डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, इसमें मुझे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट चाहिए, और मैंने रेंटल माइनस करने हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टाऊंगा और रेंटल माइनस करूंगा। अ कार वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज फॉर 3 मिलियन। ये गाड़ी की कॉस्ट ऐसे इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं निकालनी है ना टैक्स वालों की नज़र में। द व्हीकल हैज़ बीन यूज 70% फॉर बिजनेस एंड 30% फॉर पर्सनल पर्पस। तो रेंटल फिर सारे माइनस करने की जरूरत होगी या रेंटल 70%? 70%। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल चार्जेस आर रिकॉर्डेड इन P&L। खुदा के लिए ये ना सोचिएगा कि अकाउंटेंट ने 70% कर के कुछ किया है या नहीं किया, जो अकाउंटेंट ने किया उसे चुप करके उल्टा दिया करें, अकाउंटेंट के बारे में ना सोचा करें बस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाएं, और रेंटल पूरे माइनस करूं या 70% लगा के। अब रेंटल पेड लीजिंग कंपनी को 857 है, टैक्स वाले चाहते हैं सेक्शन 28 के मुताबिक कि रेंटल माइनस करो। अब रेंटल सारे माइनस करें या बिजनेस पर्पस वाले, बिजनेस पर्पस वाले। और हमारी बिला से अकाउंटेंट ने 70% लगाया था नहीं लगाया था, बस जो अकाउंटेंट कर चुका है
उसको उल्टाना होता है। तो 600 प्लस 462, 600 प्लस 462 माइनस 857 इंटू 70% जी 600। अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट ऐड हो गई और रेंटल क्या हो गए माइनस। ड्यूरिंग द ईयर सलीम रिकॉर्डेड गेन ऑफ 50। यार जो रिकॉर्ड हुआ है पहले उसे तो उल्टाएं ना, बाकी तो बाद में देखते हैं। जो इंक्लूड है उसे तो उल्टाएं, क्योंकि हम ऊपर हेडिंग दे चुके हैं इनकम फ्रॉम, घर जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस खुद ही निकाल लीजिएगा। उल्टा दिया जी गेन। अब इन दोनों को 37A में डाल दीजिएगा और इसको 37 में। इसकी वर्किंग बन जाएगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एनटीआर और इसकी वर्किंग बन जाएगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। और ये 5 लाख वर्किंग नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम। 5 लाख पे 75% लग जाएगा, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हों तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। तो कितना गेन आ गया 375। और वर्किंग नंबर 5 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। इन दोनों को नेट कर लें, क्या बचा लॉस पेपर सोना नहीं। इन दोनों को नेट कर लें 2.5 लाख माइनस 700 क्या बचा लॉस बचा कितना। लेकिन खुदा के लिए शो कीजिएगा, मैं भी शो नहीं कर रहा, दोनों को नेट करना शो कीजिएगा पेपर में ऊपर नीचे रख के। सिक्योरिटीज का लॉस अगर इस साल सिक्योरिटीज का गेन आए तो माइनस हो सकता है, वो हमने कर लिया है। बाकी जो बच गए अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। इसको न्यूमेरिकल के मुंह पे नहीं लेके जाना, इसको न्यूमेरिकल के मुंह पे नहीं लेके जाना। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस किसी ने कैलकुलेटर पे निकाल लियो, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कितने साल के लिए 3 साल के लिए। बिजनेस कितनी है 3941। अब बता दें न्यूमेरिकल के मुंह पे सिर्फ क्या जाएगा 3941 और 375। सिक्योरिटीज को जब हम लिखेंगे तो डैश डाल देंगे आगे, क्योंकि सिक्योरिटीज पे क्या आ गया लॉस आ गया, सिक्योरिटीज पे लॉस आ गया। ले लें हम तस्वीर, दैट इज ऑल। आधा हो जाना था वैसे पेपर में, आधे से ज्यादा हो जाना था। माशाल्लाह यार गुड। अच्छा चलिए मुझे एक चीज बताएं, अब मैं यही कहता हूं फिर इन द एंड आके कितने न्यूमेरिकल कर लेंगे चैप्टर 19 के, जितने भी कर लेंगे आपको पेपर में एक दो का एडजस्टमेंट आ जाएगी, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगी। बस यही होता है और क्या होता है, थ्योरी को याद करें ईद के दिनों में। अच्छा तो नहीं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मसला हो जाएगा फिर। अच्छा मुझे अब ये बता दें कि असल में ना जब बंदा एक गो में बैठ के सवाल करता है ना आखिरी दिनों में, फिर बंदे पे चीज़ें खुलती हैं। जब आप घर में ये न्यूमेरिकल करेंगे ना, लिबास वाला किधर था, लिबास वाला सवाल हमने किया था। अच्छा ये सवाल ना होमवर्क में आप कर लें, पेज 262 क्वेश्चन 6, पेज 262 क्वेश्चन 6, ये ज़रा होमवर्क में कर लीजिएगा ईद से पहले ही। यार ये लिबास में देखें, इधर भी तो कुछ सिक्योरिटीज का गेन लॉस आ रहा था, वो मुझे नजर आ रहा है वैसे कि निकला हुआ या नहीं निकला हुआ, वैसे वाज़े तौर पे निकला हुआ या नहीं निकला हुआ गेन लॉस, ये मेहनत करके निकालूंगा। अच्छा मुझे बताएं ये जो बिजनेस का प्रॉफिट है 85 लाख, इसमें गेन उल्टा के क्यों नहीं अलग वर्किंग्स की थी।
अगर इस सवाल का आप सोल्यूशन देखेंगे ना तो 8500 मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो सोल्यूशन में हमने बस ऐसे ही मुंह उठा के 8500 में से सिक्योरिटीज का गेन लॉस माइनस ही नहीं किया, हालांकि इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो बिजनेस निकालते हुए 8500 में से गेन लॉस माइनस होना चाहिए, लेकिन अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे तो सोल्यूशन में देखते ही जाएंगे आप कि 8500 एज इट इज पड़ा हुआ है, इसमें से सिक्योरिटीज का गेन बाहर ही नहीं निकला हुआ। क्यों 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 नहीं कंप्यूट किया? आपको कैसे पता चला? बताओ, आपको कैसे पता चला सिक्योरिटीज का गेन कंप्यूट नहीं किया आपने? तो इस वाले सवाल में मैंने माइनस किया है, अभी इस वाले सवाल में देखिए मैंने माइनस किया है। वो जैसे मैंने आपको भी टैक्स डिडक्टेड वाली बात शुरू में बताई है ना, तो सारे सवालों को एक गो में बंदा करता है ना, तो डिफरेंट एडजस्टमेंट डिफरेंट जगह आती है, उस तरह बंदे के कॉन्सेप्ट ज़्यादा बनते हैं। तो मुझे बताएं, मैंने तो अभी ये 50 रुपये सिक्योरिटीज़ का गेन माइनस किया था बिजनेस इनकम निकालते हुए, किया कि नहीं? क्यों क्यों? इसलिए कि अकल है। अकल क्या कहती है कि रिकॉर्डेड गेन रिकॉर्ड कर लिया हुआ है तो P&L में पड़ा है, तो रिवर्स करें या अदर इनकम इंक्लूड गेन इंक्लूड रिकॉर्डेड गेन, इसका मतलब है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड कर चुके हैं। लेकिन इस सवाल की वाहिद आईकैप की हिस्ट्री में एक अजीब सा सवाल आया था जो गेन इसमें पड़ा नहीं हुआ था। आईकैप ने अंग्रेजी ही ऐसी ठोकी थी कि 8500 में से गेन माइनस करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो आईकैप ने पता है अंग्रेजी का ठोकी थी, ड्यूरिंग year AOP earned 85 लाख from its business. In addition, AOP is also involved in purchase. इसके अलावा ये काम भी हो रहा है। इसका मतलब है 8500 फ्रॉम बिजनेस है सिर्फ, इसके अलावा ये काम भी हो रहा है। तो इस वजह से 8500 में से कोई गेन लॉस माइनस करके रिक्लासिफाई करना था या बस 8500 का एज इट इज उठा लेना था। तो इसको अब आप कंपेयर करेंगे चैप्टर 19 के क्वेश्चन नंबर 28 से, ताकि आपको पता चले उधर सिक्योरिटीज का गेन माइनस करके रिक्लासिफाई किया, इधर रिक्लासिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट अलग दिया है और बाकी सिक्योरिटीज का गेन लॉस अलग दिया। ये कर लिया सवाल सईद वाला? नहीं किया हुआ? अच्छा, ये सईद वाला मैं फिर डिस्कस करूंगा। एक और सवाल आपका होमवर्क में हो गया, चैप्टर 19 क्वेश्चन 29 पेज 399। दो सवाल हो गए, एक ये हो गया और एक AOP के चैप्टर का क्वेश्चन 6। ये दो काफ़ी हैं, दिन तो ज़्यादा हैं लेकिन ये दो काफ़ी हैं, क्योंकि आपने फिर ये वाला भी रिवाइज करना होगा ना जो मैंने सलीम वाला भी कराया। अच्छा, पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था आपको क्या क्या करवाना है, टाइम ही नहीं बचा। अच्छा चलिए मुझे अब ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर ताहिर वाला किधर है? 20 था। हाँ 20। यार ये इसमें देखें ज़रा, हमारा साल कौन सा है? 30 जून 2021। इसमें एक्सपेंसेस कितने हैं? 9140 इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ 2.5 लाख विच वॉज इशूड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका आपने क्या करना है? 1057 से सवाल शुरू करना है, ऐड कितना करना है? एक्सेलेंट, सारा कितना, और लेस कितना करना है? 250 का कितना? इसको कभी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना आपने, प्री कमेंसमेंट को आपने कभी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। तो लेस कितना करना है बोलें? 50। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि 250 का 20% आप मुझे कह रहे हैं कि आपने कर देना है लेस। डन हो गया? समझ आ गया? ये उस तरह की चीज है ना
कि एक चीज को मैंने एसेट बना लिया और बाद में मुझे क्या ख्याल आया, अबे ये तो अमोर्टाइज करना था, कितना 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 50। तो न्यूमेरिकल में आपने इस एडजस्टमेंट को ऐसे टेकअप करना है। डन हो गया। 250 को उल्टाना है और 50 को क्या करना है, माइनस करना है। ये तो सवाल आपको होमवर्क में मैंने दिया था। अच्छा, इस सवाल को जरा पढ़ें। असगर वाला सवाल, पेज 404। यार F2 वाले बच्चों को IS 1037 के ना MCQs करें। मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। हाँ जी, नहीं आप अभी जाके उनको कहो। जी मोहतरम, हो गया। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 3400 वर चार्ज इन अकाउंटिंग P&L इन पिछला साल। ये 31 दिसंबर 2000 है और ये 31 दिसंबर 2001 है। स्पेशल ईयर है हमारा। हमने इस साल P&L में नहीं डाला, हमने किस साल P&L में डाला है, पिछले साल। तो भाईजान मुझे बताएं, अगर मैंने पिछले साल P&L में डाला है तो जो पिछला साल था, पिछला साल और ये साल, पिछले साल P&L में डाला होगा तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरा खर्चा माइनस हो गया होगा। कितना? तो इससे पिछले साल ऐड किया होगा वर्किंग वन में, और इसकी जगह वो तो मुझे भी पता है। मैं ये पिछले साल किया होगा, इस साल क्या करूं? एक्सेलेंट, इस साल सिर्फ 680 लेस करें। अब बच्चे ये पूछते हैं अक्सर कि इस सवाल में आपने 680 लेस क्यों किया हुआ है, 3400 क्यों नहीं ऐड किया हुआ? तो जूता उतार ले बंदा, फिर जूता उतार ले बंदा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन? उसमें एडमिन एंड एक्सपेंसेस इंक्लूड इन ओवर ईयर लिखा हुआ था और इधर पिछले साल के खर्चों में पड़ा हुआ है। तो पिछले साल उठा के लेस कर दिया होगा, इस साल तो आप सिर्फ क्या माइनस करनी है, अमोर्टाइजेशन माइनस करनी है, क्योंकि टेस्ट वाले इसको कैसे माइनस करने दे रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता, और शायद अकाउंटिंग वाले फौरन खर्चे में डालने दे रही हैं। तो पिछले साल जो हुआ है वो मुझे ना बताएं, इस साल सिर्फ 680 लेस करेंगे, लेकिन सिर्फ 680 लेस करेंगे। ओके, 12,35,000 इसी सवाल में 12,35,000 पेड एज पेनल्टी टू अ कस्टमर खर्चों में पड़ी है भाईजान ये इस साल। अच्छा, इस साल के खर्चों में जो पड़ी हैं वो चीज़ें आपने देखे इधर आ रही हैं, और जो कोई पिछले साल के खर्चों में ये वाली चीज़ पड़ी हुई थी ये किस में आ रही थी, अदर इन्फॉर्मेशन में। तो 12,35,000 पेड एज पेनल्टी टू अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ फॉर डैमेजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ बैच ऑफ वैक्सीन्स। 12,35,000 हमने किसी कस्टमर को जुर्माना दिया है, बात ही खत्म हो गई है, अलाउड है, गवर्नमेंट को नहीं दिया। आगे कहानियां पढ़नी है पेपर में, पढ़ते रहिएगा बैठ के, फिर पढ़ देता हूं मैं, आप कहते हैं तो। ये पेड टू गवर्नमेंट है या नॉट पेड टू गवर्नमेंट है? इस पेड टू अ कस्टमर इन सेटलमेंट। अबे क्यों दिया फाइन? कहते हैं मैं तफसील बता देता हूँ। कहते हैं मसला ये हुआ था कि उसने जुर्माना हमें डाल दिया है क्योंकि हमने बैच ऑफ वैक्सीन्स में कोई सप्लाई में मसला किया। हमने कहा फिर भी मसला क्या हुआ है? कहते हैं लेबॉर्ट्री टेस्ट और इन हाउस इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ वैक्सीन में बहुत ज़्यादा हैं, और इतनी ज़्यादा है कि वो एक्सेप्टेबल लेवल तक भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। जो कॉन्ट्रैक्ट में माहिदा हुआ था कि थोड़ा बहुत गड़बड़ चल जाएगी, लेकिन आपने हाई लेवल की गड़बड़ कर दी है। और बस ठीक है, इट इज़ पेड टू गवर्नमेंट और नॉट पेड टू गवर्नमेंट? नॉट पेड टू गवर्नमेंट। पेज नंबर 405.1। एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर शामिल है, यही एडजस्टमेंट रहेगी है बस, ये तो बाकी सवाल तो हमने कर लिया है ये सारा। तो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर शामिल है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च।
इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, चैप्टर 8। बता दिया करें ये जी, साइंटिफिक रिसर्च में भी सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है, बस एक शर्त है कि ये खर्चे आपने एक्टिविटी पाकिस्तान में करनी है, बस ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च की लेबोरेटरी और उसके इंटेंजिबल्स और उसकी बिल्डिंग वगैरह, लैंड वगैरह, इनको खर्चे में नहीं डाल सकते, इनको ऐसा ऐसा आपने डिप्रिशिएट करना है। क्लियर? तो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टाइप जो है ना, उनको आपने डिप्रिशिएट या अमॉर्टाइज करना है। एक्सपेंडिचर में खर्चा पड़ा है, सैलरी 8,80,000 पेड टू साइंटिस्ट, क्या ये कोई बिल्डिंग टाइप चीज है या क्या ऐसा ऐसा अमॉर्टाइज करें या ये नॉर्मल खर्चा है? तो साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर जो खर्चे अलाउड हैं वो कौन से खर्चे अलाउड हैं? डे टू डे के खर्चे अलाउड है ना, जो नॉर्मल आपके खर्चे हैं। तो साइंटिफिक लैब के अंदर सबसे बड़ा खर्चा ही साइंसदान की तनख्वाहें हैं, ये नॉर्मल खर्चे पड़ा रहने दें, कोई मसला ही नहीं। इस पे एतराज मैं क्यों करूं? ना ये डेप्रिशिएबल एसेट है, ना ये इंटेंजिबल है, ये तो खर्चा है साइंसदान की तनख्वाह, इसको बस खर्चे में पड़ा रहने दें। मटीरियल है 2,30,000 का, साइंटिफिक लैब के अंदर साइंटिस्ट आए हैं तो चीजें भी इस्तेमाल करेंगे, कभी कोई चीज मंगवा रहे होंगे, कभी कोई चीज मंगवा रहे होंगे। और 7 लाख आपने चाइना वालों को पे किया कि हमें हेल्प चाहिए, तो ये फिर नॉट अलाउड हो जाएगा, क्योंकि चाइना के मद में खर्चा नहीं होना चाहिए था, बल्कि खर्चा कहां होना चाहिए? पाकिस्तान में। तो इसको ऐड कर देंगे। बाकी सारे खर्चे जो हैं उसको कहते हैं इंटेंजिबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये खर्चे एक ही साल का फायदा दे रहे हैं बस, तो इंटेंजिबल बना के को अमॉर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता ये लिखा होता वी ऑल्सो परचेज अ लैपटॉप फॉर 3 लाख, वो भी डेप्रिशिएबल एसेट होता। वी ऑल्सो परचेज अ सॉफ्टवेयर ऑफ ₹1 लाख, तो लैब के बिजली के बिल मैंने आपको कहा था माइनस कर लें। मैंने आपको यहां तक कहा था कि एक फैक्ट्री है, स्टाफ ट्रेनिंग के अंदर बात हुई थी, एक फैक्ट्री है उसके अंदर जो है वो मुलाजमीन है, उनके लिए आपने अस्पताल खोला है, स्कूल खोला है, तो स्कूल की मुलाजमीन की तनख्वाहें और अस्पताल के डॉक्टरों की तनख्वाहें आप माइनस करें। इसी तरह साइंटिफिक लैब के अंदर कौन कौन से खर्चे माइनस होंगे? साइंटिफिक लैब के अंदर जो है वो साइंसदानों की तनख्वाहें, मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा, बाकी सारे खर्चे माइनस होंगे, बिजली के बिल माइनस होंगे, अगर आपने वो किराए पे ली हुई है लैब वो भी खर्चे माइनस होंगे। हाँ, लैब अगर बिल्डिंग है उसको डिप्रिशिएट कर दें। लेकिन एक चीज है कि अगर बाहर के मुल्क में खर्चा कर दें, तो इधर 2 अलाउड थे और एक क्या था, तो अगर पेपर में खुदा ना खास्ता कोई तीनों ऐड कराया तो उसको 7 लाख ऐड करने के मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी 2 को ऐड करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या टाइम हो गया? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।